हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के कंप्यूटर स्टडीज सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज importance of website. A website plays a very important role in a business nowadays. आजकल हम देख रहे हैं कि अगर वेबसाइट हो तो हमारा बिजनेस एक्सपांड हम आसानी से कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग द बिजनेस टू द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया के सामने अपना बिजनेस लेकर जा सकते हैं। इन प्रमोटिंग द बिजनेस, सेलिंग द प्रोडक्ट्स, हम अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल करना हो तो कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। प्लानिंग फॉर अ वेबसाइट। तो डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट इज अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर डिटेल प्लानिंग। हम अगर कोई और प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसा प्लानिंग करते हैं, वैसे ही अगर हमें वेबसाइट भी बनानी हो तो हमें सेम वैसा ही प्लानिंग हमें डिटेल के अंदर करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग सक्सेस। तो नीचे हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे, चार, कि जिसके थ्रू हम जान सकेंगे कि अगर हमें अच्छी वेबसाइट क्रिएट करना हो तो हम उसके कैसे कर सकें। तो सबसे पहला है हमारा पर्पस। तो द पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है, किस टॉपिक को लेकर बनानी है या फिर किस ऑर्डर में बनानी है, तो वो हमें एक क्या चाहिए, हमारा पर्पस क्लियरली होना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर ये चीज़ को लेकर हमें ये वेबसाइट क्रिएट करनी है। वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ द वेबसाइट। पूरी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए और हमें कहाँ तक पहुँचना है, कितना करना है, कितनी प्रोडक्ट्स को अंदर इंक्लूड करना है या फिर किस चीज़ के बारे में अंदर हमें सब कुछ ऐड करना है, तो वो सारा चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द वेबसाइट मे बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो हम जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट बना रहे हो, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में हो या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में हो, तो वो सारी चीज़ें कस्टमर तक सही तरीके से और सही वहाँ पे पहुंचनी चाहिए। Having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. अगर हमने वो पर्पस क्रिएट हमारा हो गया, हम हमारा एक डिसाइड हो गया कि हमें यही तरीके से एक वेबसाइट बनानी है, इसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनानी है, यानी कि यंगर एज के लिए, ओल्डर एज के लिए, या फिर ऑल द पीपल जो जितने अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से अगर हमारा पर्पस रेडी हो गया है तो बाद में हम अपना कंटेंट चूज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से कंटेंट ऐड करने हैं, और हम लेआउट के बारे में हम बाद में यहाँ पे हम सोच सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट प्रॉपरली डेवलप हो जाए। द सेकंड वन इज ऑडियंस। तो वी शुड नो द एक्सपेक्टेड यूजर्स ऑफ द वेबसाइट। तो अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से यूजर्स वो यूज करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो कंटेन्स स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा। तो हमारे पास वो सारे डेटा भी होने चाहिए रिगार्डिंग अवर वेबसाइट्स। एंड इट इज डिजायरेबल दैट द वेबसाइट शुड कंटेन मिनिमल रिक्वायर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया फाइल। अगर हो सके तो कम से कम हमारा ग्राफिक हम यहाँ पे यूज करें या फिर मल्टीमीडिया फाइल का यूज करें, तो वो बेहतर रहेगा, हम जितना कम करें उतना। The third one is content. तो the website must contain complete and relevant information. तो हम जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट है वो पूरा होना चाहिए और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट्स या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड पर्टिकुलर कंटेंट के मुताबिक हमारी वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। Placing appropriate and relevant will satisfy users and sustain their interest in the website. और जो भी हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे अप्रोप्रिएट रखेंगे या फिर वो कंटेंट के मुताबिक हमने अगर रखी होगी तो वो यूजर्स वो इंफॉर्मेशन से थोड़ा सेटिस्फाई होगा और वो वेबसाइट के अंदर इंटरेस्ट उसको आएगा। द वेबसाइट कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल कैटेगरी। तो हम वेबसाइट के कंटेंट्स को दो ग्रुप के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल एंड द सेकंड वन इज डिटेल कैटेगरी, जिसके अंदर पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में वहाँ पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो। द जनरल कंटेंट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ दिस साइट्स। तो जनरल कंटेंट के अंदर वहाँ पे आपको साइट के बारे में ओवरव्यू
इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड द डिटेल कंटेंट प्रोवाइड्स यूजर विद द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द साइट। और डिटेल के अंदर आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिटेल के अंदर मिलेगी। And the last one is medium. So the website design should scale for all the devices like computer, smartphone and tablets. तो हमें वेबसाइट उसी तरह की डिज़ाइन करनी होगी कि जो कंप्यूटर के अंदर भी इजीली और सही तरीके से ओपन हो, स्मार्टफोन के अंदर भी वो ओपन हो और टैबलेट के अंदर भी ओपन हो। यानी कि जो भी वेबसाइट का लेआउट है वो लेआउट बिगड़े ना, और जैसा लेआउट हमने क्रिएट किया हुआ है वैसा ही लेआउट के साथ अलग अलग कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और टैबलेट्स के अंदर वो ओपन हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट अ टेबल इन कंपोजर। तो अगर आपको कंपोजर के अंदर टेबल इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में जाकर टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट सिंगल सेल टेबल एंड प्रेस ओके बटन। तो आपको जो राइट साइड पे इमेज दी गई है कि जैसे आपने इंसर्ट मेनू में जाके टेबल आइकन पे क्लिक किया है तो आपको ये राइट साइड वाली इमेज देखने को मिलेगी, जहां से आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि मुझे 2x3 या 3x3 का अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसी हिसाब से यहाँ सेल को क्रिएट करो और यहाँ से ओके बटन दबाओ। राइट क्लिक दी टेबल एंड सिलेक्ट दी टेबल सेल प्रॉपर्टी। टेबल इंसर्ट करने के बाद टेबल में जाओ और वहां पे राइट क्लिक करो और वहां पे टेबल सेल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करो। दिस विल ओपन टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। और टेबल सेल प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टी वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग दो टैब दिख रही है। द फर्स्ट वन इज सेल, फर्स्ट वन इज टेबल एंड द सेकंड वन इज सेल। तो यहाँ पे अभी हमने टेबल वाली टैब पे यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है। तो उसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ साइज है, बॉर्डर एंड स्पेसिंग है, टेबल अलाइनमेंट है, कैप्शन है, बैकग्राउंड है। तो देखते हैं हर एक के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला है साइज। तो इट शोज द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल। तो आप यहाँ पे टेबल में कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसकी हाइट एंड विड्थ अगर आपको सेट करनी हो तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। हाइट एंड विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल और परसेंटेज ऑफ द विंडो। यहाँ पे आप हाइट एंड विड्थ को परसेंटेज के अंदर या फिर पिक्सल्स के अंदर आप उसको मेजर कर सकते हो। और जनरली यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ द विंडो ही सिलेक्ट करके रखेंगे ताकि आपके ब्राउजर की स्क्रीन के मुताबिक वो टेबल अपने हिसाब से वो मैनेज कर पाए। फिर आया सेकंड ऑप्शन, बॉर्डर एंड स्पेसिंग। तो इट शोज द बॉर्डर ऑप्शन इन केस यू वांट टू गिव अ बॉर्डर टू द टेबल। अगर आपको टेबल पे बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर एंड स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ से बॉर्डर हटाना हो तो आप यहाँ से बॉर्डर भी हटा सकते हो। स्पेसिंग इज यूज टू स्पेसिफाई गैप बिटवीन सेल्स। अगर आपको दो सेल के बीच में स्पेस करनी हो तो यहाँ पे स्पेसिंग में वैल्यू दोगे तो वहाँ पे दो सेल के बीच में आप गैप भी देख पाओगे। एंड पैडिंग गिव्स अ गैप बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड द नेक्स्ट टेक्स्ट विद इन इट। और पैडिंग के थ्रू आप सेल के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो सेल की जो बॉर्डर होगी उससे आप उतने दूर पे या फिर उतनी साइज के दूर में आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख पाओगे। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि पैडिंग आपको क्या करेगा, तो जो भी आपकी पर्टिकुलर सेल की बॉर्डर है उसके थोड़ा दूर टेक्स्ट लिखने को आपको वो अलाउ करेगा। यानी कि आपको बॉर्डर से और अपनी टेक्स्ट से आपको जितनी गैप चाहिए वो गैप यहाँ पे आप पैडिंग के अंदर दे सकते हो। द थर्ड वन इज टेबल अलाइनमेंट। तो टू अलाइन द टेबल एज अ लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये यहाँ पूरे टेबल को लेफ्ट साइड, सेंटर में या फिर राइट साइड में अरेंज करके देगा। फोर्थ वन इज कैप्शन। तो वो यूज टू गिव कैप्शन टू द टेबल इफ रिक्वायर। वो यहाँ पे टेबल को कैप्शन देगा, यानी कि वो टेबल का अगर हमको नाम देना है तो आप यहाँ से आप नाम दे सकते हो। एंड द लास्ट वन इज बैकग्राउंड कलर। तो टू गिव अ बैकग्राउंड कलर टू दी टेबल। अगर आपको यहाँ पे टेबल को बैकग्राउंड कलर देना हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है ऐड इमेज इन कंपोजर। अगर हमें इमेज अंदर इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे। टू इंसर्ट इमेज, सिलेक्ट इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन इमेज ऑप्शन।
तो जैसे ही आपने इमेज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिखेगा। अल्टरनेटिवली यू कैन द इमेज आइकॉन ऑन द टूल बार, यानी कि आप टूल बार के ऊपर जो भी इमेज आइकॉन दिया गया है वहां पे आप क्लिक भी कर सकते हो। जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है तो वहां पे आपको यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन वाली टैब देखने को मिलती है। तो वहां पे क्या करो कि स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि यहाँ पे जो फोल्डर आइकॉन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करो और आपकी इमेज जहाँ पे भी रखी है वहां से क्या करो, उसका लोकेशन को यहाँ पे सेट करो। The second one is specify the alternate text in the input box. Otherwise, select the don't use alternate text radio button in case you don't want to go with the alternate text. अगर आपको यहाँ पे alternate text नहीं देनी है तो आपको यहाँ पे don't use alternate text को select करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे alternate text वाला बॉक्स के अंदर आपको वहाँ पे कोई ना text आपको लिखनी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट है गिविंग अल्टरनेट टेक्स्ट विल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन केस द इमेज इज नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। अगर आपने अल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे लिखी हुई होगी तो अगर बाय चांस कुछ कारण सर वहां पे आपको ब्राउजर के अंदर इमेज नहीं देखने को मिल रही तो आपको वहां पे वो टेक्स्ट देखने को मिलेगी जो आपने अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर रखी होगी। अदरवाइज जो आपने डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट किया होगा सिलेक्ट, तो वहां पे अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो वहां पे टेक्स्ट भी कोई डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि आपने कोई टेक्स्ट लिखी ही नहीं है। डेट्स वाई अल्टरनेट टेक्स्ट अगर लिखो तो सही रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ सिलेक्ट द डायमेंशन टैब एंड सिलेक्ट द कस्टम साइज ऑप्शन। फिर आप यहाँ पे डायमेंशन टैब पे क्लिक करो और वहां पे जो कस्टम साइज ऑप्शन दिए गए हैं तो वो वहां पे आप क्लिक करो। नेक्स्ट टॉपिक है cookie. So if the user has not selected any of the item, then pressing the purchase button will show a message with text no item is selected. Otherwise the items are saved as cookie. अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी आइटम्स आपने सिलेक्ट नहीं किए और आप डायरेक्टली परचेस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको एक मैसेज आएगा कि कोई भी आपने आइटम सिलेक्ट नहीं की है और आपने जो अगर आइटम सेव किया हुआ है तो वो आइटम एज अ कुकी के थ्रू आपके कार्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और एट लास्ट आप जब भी अपनी शॉपिंग कर लोगे ऑनलाइन ख़त्म करोगे तब आप जब परचेस बटन पे क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड टू कार्ट किया होगा तो वो सारी प्रोडक्ट्स के साथ आपका एक बिल वहाँ पे रेडी हो जाएगा। A cookie is a variable that is stored on the user's computer और cookie one type of एक variable है जो users के कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। JavaScript can manipulate cookies using the cookie property of the document object। तो अब JavaScript के अंदर भी cookie का आप यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर cookie का आप यूज कर सकते हो। कुकीज कैन बी रीड, क्रिएटेड, मॉडिफाई एंड डिलीट। तो कुकीज को आप देख सकते हो, उसको एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हो, नई क्रिएट करना हो तो नई क्रिएट कर सकते हो और कुकी को अगर डिलीट करना हो तो आप कुकी को डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिशिंग अ वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट पब्लिश करनी है तो आपको फाइल मेनू में जाके पब्लिश ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आपको राइट साइड जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है वैसा आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। द फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन दिस सेटिंग टैब ऑफ पब्लिक पेज डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आप अगर सेटिंग वाले टैब पे क्लिक करोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको वहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे साइट नेम दिया गया है तो इन दिस साइट नेम फील्ड एंटर द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का वहाँ पे नाम लिखना है। इन दी वेबसाइट इंफॉर्मेशन HTTP एड्रेस ऑफ योर होम पेज फील्ड स्पेसिफाई द एक्चुअल वेब एड्रेस ऑफ URL ऑफ द वेबसाइट। तो जो उसके नीचे साइट नेम के नीचे आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट इंफॉर्मेशन, तो आप वहाँ पे एंटर करोगे कि आपको URL कौन सा सेट करना है। तो आप यहाँ से वेबसाइट का एक URL यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर थर्ड वन है कि पब्लिशिंग सर्वर्स डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द ISP और द वेब होस्ट फ्रॉम वेयर वी हैव परचेज द स्पेस।
और तीसरा जो यहाँ पे पब्लिशिंग सर्वर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको उसका एड्रेस देना है कि आपने कहाँ से वो स्पेस परचेज किया है, और वो वाली जहाँ से स्पेस परचेज किया हो वहाँ उसका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने FTP थ्रू आउट से हमने वहाँ पे स्पेस परचेज की है, या फिर हम वहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पब्लिशिंग एड्रेस पे टाइप करना पड़ेगा FTP। एंड हम यहाँ पे अगर कनेक्ट कर रहे हैं, डेट मीन्स हम वेब पेज को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे FTP के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, डेट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट मीन्स कि we can transfer the web page from our computer to the web host, यानी कि FTP प्रोटोकॉल से हम उसको मैनेज कर पाएंगे कि हम ये हमारे कंप्यूटर के थ्रू हम जो भी वेब पेज करेंगे वो यहाँ से हम मैनेज करेंगे, और FTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको स्पेस परचेज किया हुआ है या फिर हम वहाँ पे उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और एट लास्ट यहाँ पे लास्ट में यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करो। फिर यहाँ पे पब्लिश टैब जो आपको दिख रही है, तो वहाँ पे पब्लिश टैब के ऊपर आप क्लिक करो। तो आपको जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश टैब पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है वैसा वाला डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहला है साइट नेम। तो सिलेक्ट दिस साइट नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड। तो अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, तो वहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और वहाँ से अपना साइट का नाम वहाँ पे आप सिलेक्ट करो। फिर उसके नीचे एग्जैक्ट है पेज टाइटल, तो आपका पेज का जो भी टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे एंटर करो। एंड प्रोवाइड अ फाइल नेम, यानी कि आपको वहाँ पे फिर फाइल नेम प्रोवाइड करना है, जो जहाँ पे अभी आपको फाइल नेम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से आप यहाँ पे फाइल नेम भी दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर फाइल नेम नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे कोई भी एक फाइल का नाम वहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके नीचे है साइट सब्सिडरी फॉर दिस पेज। तो इफ दिस वेब पेज नीड्स टू बी इन अ सब डायरेक्टरी ऑफ योर साइट, एंटर इन दी साइट सब डायरेक्टरी फील्ड। तो अगर आपको वहाँ पे सब डायरेक्टरी में अगर ऐड करना हो, अगर ज़रूरत हो, तो आप यहाँ से उसको सब डायरेक्टरी के अंदर भी उसको ऐड कर सकते हो। एंड एट लास्ट जो नीचे आपको दो रेडियो बटन दिए गए हैं, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो इमेजेस के बारे में, यानी कि स्पेसिफाई द डायरेक्टरी ऑफ द इमेजेस। आपने जहाँ पे भी इमेजेस रखी हुई है, तो वो एक इमेज वाली डायरेक्टरी को क्या करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो। अगर आपने सारे जहाँ पे वेब पेजेस रखे हैं वहाँ पे ही अपनी सारी इमेजेस रखी हुई है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो यूज सेम लोकेशन एज पेज। तो जहाँ पे भी पेज होंगे वहाँ से वो इमेज कैप्चर कर लेगा। अगर आपने अलग से इमेज के लिए डायरेक्टरी बनाई गई है, तो यहाँ से आपको नीचे वाले रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा कि यूज दिस साइट फॉर सब डायरेक्टरी, और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से पर्टिकुलर लोकेशन आपको वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड एटलीस्ट लास्ट पॉइंट कि यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करो, तो आपकी वेबसाइट पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पब्लिशिंग की प्रोसेस पूरी पूरी खत्म हो जाए, फिर बाद में ब्राउजर में जाओ और URL टाइप करके अपनी वेबसाइट आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स। उसके अंदर देखिए सबसे पहला है अपटाना स्टूडियो। It is a powerful open source IDE that is integrated development environment for building web applications। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड्स लैंग्वेजेस सपोर्ट्स फॉर HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Rails, PHP, Python and many others। तो आप यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, रूबी है, रेल्स है, PHP है, पाइथन है, और बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। इट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल प्लगइन्स, और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इट कैन बी इजीली डाउनलोडेड फ्रॉम इट्स वेबसाइट www.aptana.com। तो आप यहाँ पे aptana.com पे से आप यहाँ पे फ्री में उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। द सेकंड वेब डेवलपमेंट टूल इज अमाया। तो Amaya is another free open source WYSIWYG web editor developed by the World Wide Web Consortium, यानी कि W3C। तो
अमाया भी एक फ्री ओपन सोर्स है जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट पे वेब एडिटर पे डिपेंड है, कि जिसने डेवलप किया है W3C ने, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डेवलप किया हुआ है. It was initially started as an HTML or CSS editor and has now grown into an editor for many XML based सिस्टम. इसका स्टार्टिंग HTML और CSS एडिटर के रूप में हुआ था, मगर बाद में उसको एडिट यानी कि उसको अपडेट किया और फिर बाद में वो बहुत सारी XML बेस्ड सिस्टम के अंदर वो काम करने लगा. It can be easily downloaded from www.w3.org/amaya. तो आप यहाँ से पर्टिकुलर वेबसाइट पे से भी आप इसको फ्री के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो. And the third web development tool is Blue Griffon. Blue Griffon is another free open source WYSIWYG HTML editor. तो ये भी एक यहाँ पे what you see is what you get टाइप का एक HTML editor है. It can be easily downloaded from www.bluegriffon.org. तो आप यहाँ से उसको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे से भी उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. It supports languages like English, Dutch, German, Chinese and many more. तो यहाँ पे ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को भी वो सपोर्ट करता है. तो हमें जो लैंग्वेज के अंदर हमें समझ में आता है तो वो लैंग्वेज हम सिलेक्ट करके ये वाला सॉफ्टवेयर ब्लू ग्रिफॉन हम यूज कर सकते हैं. It is an intuitive application that provides web developers with a simple user interface which allow them to create attractive websites without requiring in-depth technical knowledge about web standards. तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर डेवलपर को उतना डीप में नॉलेज नहीं है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करता है, तो फिर भी वो इतना इसका इंटरफेस इतना इजी है या फिर इतना सिंपल है कि अगर हमें इतनी डिटेल में जानकारी नहीं भी हो तो भी हम ये सॉफ्टवेयर का यूज करके हम एक इजी तरीके का एक वेबसाइट या फिर वेब पेज अगर हमें डेवलप करना हो तो हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके बारे में हमने जानकारी ली कि वेबसाइट को पब्लिश करना हो तो हम पब्लिश कैसे करेंगे. कुकीज़ के बारे में हमने देखा. फिर हमने कंपोज़र के अंदर टेबल ऐड करना हो, इमेज ऐड करनी हो तो हम कैसे ऐड करें. और एट लास्ट हमने देखा था ये 3 वेब डेवलपमेंट टूल्स के बारे में. तो ये जितने भी टॉपिक्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया वो सारे टॉपिक के बारे में आपको पता चल गया होगा. तो चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ओवर होता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू.